आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत। स्पीक अप भारत के नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज उनसे बात करने के लिए युवा कर्मठ नेता विनीत त्यागी हमारे साथ है। आज हम उनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों पर, चुनाव के मुद्दों पर, उनकी क्या सोच है और उनका क्या आकलन है। विनीत जी, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। विनीत जी, आप ये बताइए कि इस बार चुनाव के आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पर जनता को वोट करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा तो पुरानी सरकार अपने किसी भी वायदों पर खरी नहीं उतरी है। महंगाई को लेकर के सरकार आई थी और ये कहा गया था कि महंगाई को कंट्रोल में लेंगे, रुपए की कीमत मजबूत होगी। ये सारे मुद्दों पर सरकार फेल है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस के सिलेंडर की बात हो। जो पेट्रोल की कीमतें की वजह से सरकार कांग्रेस की गई, जिस समय पर 73 रुपये पेट्रोल पहुंचा, जबकि बैरल जो था वो $130 पर बैरल मिल रहा था। वर्तमान में वो 75 या $80 पर बैरल मिल रहा है। पेट्रोल जनता को सस्ता मिलना चाहिए था। राउंड अबाउट बात करूं तो 40% लमसम कम रेट पर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जो चीज़ें हमें 60 रुपये मिलनी चाहिए थी या मैक्सिमम 45 से 50 पेट्रोल डीजल के रेट होने चाहिए थे, वो आपके 100, 120 और 22 तक रेट गए हैं। तो प्रमुख मुद्दा महंगाई है। 370 का सिलेंडर 910 रुपये का मिल रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। सरसों का तेल 70 सालों में 60 रुपये रहा और अब 200 रुपये, 220 रुपये किलो हो रहा है, ये प्रमुख मुद्दा है। दालों की कीमत 60 रुपये से 180, 150 रुपये किलो पहुंच रही हैं, ये प्रमुख मुद्दा है। विनीत जी, ये देखा गया है कि इन सब मुद्दों के अलावा चुनाव आते आते सारी चीज़ ध्रुवीकरण पर टिक जाती है, यानी कि हिंदू मुस्लिम होने लगता है, अगड़ा पिछड़ा होने लगता है और तमाम मेन मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं बात कहूँगा कि जातीय समीकरण या जात की बात जो होती है ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जितनी बातें होती हैं वो जात की बात यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। और ये हमारा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कोई भी छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, आप देख रहे होंगे जितनी जगह उत्तर प्रदेश में मिलती है उन्हें और किसी स्टेट में नहीं मिलती इतनी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग चुनाव के समय आते आते जातियों में बँट जाते हैं और बेहतर व्यक्ति को, जो व्यक्ति विकास की बात करके चुनाव लड़ते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और चुनाव में 2 महीने पहले आए लोग या 1 महीने पहले आए लोग वो जातियों की बात करके कि भाई अगड़ा मजबूत है, पिछड़ा कमज़ोर है, या पिछड़ा मजबूत है, पिछड़ों पर जुल्म है, या स्वर्ण होगा तो कोई स्वर्ण के बारे में बोलेगा कि भाई स्वर्ण के साथ में गलत हो रहा है। ओबीसी होगा तो कोई ओबीसी के लिए कुछ बातों पर बोलेगा। अब ये क्या होता है कि चुनाव आते हुए जिस समय पर हम चुनाव में बढ़ जाते हैं और फिर हम प्रयास करते हैं आपस में मिल के रहने का, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि चुनाव में इतनी गंदगी आपस में चल जाती है कि वो बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है। विनीत जी, देखा गया है कि अक्सर बड़े बड़े नेता हर पार्टी से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं और अपनी मर्यादा जो होती है कभी कभी उसको भी लांघ जाते हैं। तो क्या ये सब सोची समझी रणनीति होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पिछले 7.5 सालों में आपको देखने के लिए ज़्यादा मिला होगा और इसका कारण मैं पूर्ण तरह का जिम्मेवार कहूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज से तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय से है, चाहे 1951 से मैं बात करूं, जनसंघ जब हुआ करता था, उसके बाद 80s में बीजेपी बनी, लेकिन कभी भी सारी बीजेपी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई गई और उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे। ये ऐसा क्या कारण हुआ कि 7.5 साल में जो लोग कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, सपा हो, बसपा हो, अन्य दल हों, उन्होंने कभी अपनी गरिमाएं नहीं लांगी? उसका कारण था कि जो बड़े पार्टी के नेता हुआ करते थे वो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। जो बड़े नेता, शीर्ष नेता तो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपमान की राजनीति शुरू की और यही कारण रहा कि लोगों का आपसी भाईचारा के साथ साथ जो नेताओं की आपसी मर्यादा हुआ करती थी, बड़े छोटों की जो गरिमा हुआ करती थी और जो आपसी सौहार्द प्रेम रहा करता था। विचारधारा अलग है कि आपकी बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं या अन्य किसी घटक दल से हैं या बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मर्यादाएं कभी ख़त्म नहीं हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा था, मैं उस बारे में बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है
कि हमारे प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाते हैं, तो ये सोचने की बात है कि उस प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि जो भारतीय नहीं, जिसे विदेशों में भी एक बहुत बड़े आर्थिक सुधारक इकोनॉमिस्ट के रूप में कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट हैं और उनके नाम की ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में चीज़ें मतलब उनके नाम से चलती हैं, उनके ऊपर हास्य व्यंग बनाने का प्रयास किया गया। ये शुरुआत थी एक उस राजनीति की जिसमें मर्यादा खत्म हुई और धीमे धीमे बढ़ते हुए जब उधर से शुरुआत हुई और दूसरी पार्टी ने भी शुरुआत की, और यही कारण रहा कि जब शीर्ष नेतृत्व ने ये कार्य शुरू किया तो आम जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके लोग थे, उन्होंने मर्यादाएं लागनी शुरू कर दी और उसी के कारणवश ये 7.5 साल में क्या नेता हो, क्या आम पब्लिक है, क्या जनता है, उन सभी के बीच में एक सौहार्द और प्रेम खत्म हो गया। आजकल देखा गया युवा आक्रोश में आकर कानून अपने हाथ में लेते, तब आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और वो क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है और क्या मानना है? देखिए, मेरा मकसद है युवा जो होते हैं वो, ये बात सच है कि वो बहुत उत्साहित होते हैं, किसी भी चीज़ को करने में क्षमता जो युवा वर्ग के पास में होती है वो किसी के पास नहीं होती, सिर्फ युवाओं को छोड़ करके। क्योंकि आप रिजल्ट से डरते, युवाओं को अगर पता भी होता कि सामने मेरे मौत खड़ी है और उनके दिमाग में बसा दिया जाए कि भाई ये आप मतलब पॉजिटिवली अगर डाला जाए तो पॉजिटिव काम करते हैं, और नेगेटिव अगर नेगेटिव एनर्जी उनके दिमाग में डाली जाती है तो नेगेटिव वे में काम करते हैं। ये तो दायित्व हर उस व्यक्ति और नेता का सबसे पहले है, या आम व्यक्ति का सबसे पहले है कि युवा वर्ग को भटकाने का काम ना करे, सही दिशा में उसे प्रेरणा मिले, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे आने वाले जनरेशन युवाओं का के लिए जो आगे आने वाले भविष्य हैं वो खुल सके। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं कि युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर के जाते हैं, एक ना एक दिन उनके घरों में भी ऐसा होता है कि जब अपने खुद के बच्चों पर आँच आती है तो उन्हें पता लगता है कि किसी का घर तुमने भी बिगाड़ा था, जो आज घर तुम्हारा बिगड़ा है। तो मैं इतना कहूँगा, जो लोग प्रेरित कर रहे हैं कि युवाओं को कि उस पर गोली चला दो, इस पर गोली चला दो, ये हल नहीं है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जितना आप कानून रूप से चलते हैं वो बहुत मजबूती से चलते हैं और उससे आप हार नहीं सकते। थोड़ा रिजल्ट लेट आता है लेकिन परिणाम हमेशा बेहतर रहते हैं। युवाओं से मेरा निवेदन है, कहने में ना आइए, चीज़ों को पहले जानिए, पढ़िए और फिर ये विचार कीजिए कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है कहीं वो झूठ तो नहीं है, वो मिथ्या तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आपका वो उपयोग कर रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि सुन करके युवा वर्ग को कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 या 5 जगह उस चीज़ के बारे में पता ना कर ले कि जो उसे पाठ पढ़ाया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो युवाओं को सोच समझ करके अपना विचार करके आगे डिसीजन लेंगे तो मैं समझता हूँ युवा कभी नहीं भटकेगा। और हम सभी का दायित्व है, युवाओं का खास करके दायित्व है। आप 65% हैं, सोचिए समझिए और इतिहास जरूर जान के रखिए चीज़ों का कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मेरे कहने से नहीं, पत्रकारों के कहने से नहीं, आम जनता के कहने से नहीं, अपने खुद के विचार करके और डिसाइड करके कि सही क्या है गलत क्या है, स्टडी करके तब आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ और उसके चलते 3 कृषि कानून वापस भी लेने पड़े, तो आपका क्या मानना है कि किसानों की नाराज़गी का सामना चुनाव में बीजेपी को करना पड़ेगा या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं? देखिए, आपको जब आप किसान आंदोलन की बात करते हैं तो आपको ज़रूरत है उसके बेस में जाने के लिए, उनकी जड़ों में जाने के लिए। मैं शॉर्ट में बात रखूंगा सवाल पर, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि आपका भी वक्त कीमती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और ये वही सरकार थी जिन्होंने उन्हीं किसानों को खालिस्तानी बताया, किसी ने आतंकवादी बताया, किसी ने कांग्रेसी बताया, किसी ने एंटी हिंदू बताया, किसी ने ये कहा कि वे देश का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो कही गई ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कही गई। लेकिन अगर सरकार झुकी तो ये सोचने की ज़रूरत है कि वो खालिस्तानियों के आगे झुकी, वो पाकिस्तानियों के आगे झुकी, वो देशद्रोहियों के आगे झुकी, वो एंटी हिंदुओं के आगे झुकी, या वो कांग्रेसियों के आगे झुकी, या वो अपने भारतीयों के आगे झुकी, उन किसानों के आगे झुकी जो इस देश का अन्नदाता है,
जिसने इस गरीब मजदूर को, हर व्यक्ति को भोजन पहुंचाने का कार्य किया, वो पैदा करके, ये उनके आगे झुकी। तो ये सरकार खुद जवाब दे कि वो किन के आगे झुके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सरकार ने घुटने टेके, और जब ये उपचुनाव में जगह जगह पर हारे तो इन्हें एहसास हो गया, और जैसा इनकी इंटरनल रिपोर्ट के सर्वे के अकॉर्डिंग आया कि बहुत बुरी तरह 80-90 सीट में ये उत्तर प्रदेश में सिमट रहे हैं, उस डर ने इनको झुकने के आगे मजबूर किया। और मैंने पहले भी आपसे कभी जो 1-2 बार वार्ता हुई है, आपको पता है, मैं स्पष्ट बातों को करता हूँ। यही कारण रहा कि सरकार डरी, और डरने के बाद किसानों के सामने, इस देश के अन्नदाता के सामने घुटने टेके। अगर ये ऐसा नहीं था, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि जिन लोगों की शहादत हुई वो गलत थी? विनीत जी, क्या आप मानते हैं कि चुनाव की आपाधापी में, प्रचार में और बयानबाजी में आपसी भाईचारा, आपसी समरसता, एकता, अखंडता कहीं धूमिल होती है, और उससे हमारे देश के आने वाले भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पुरानी चीज़ों को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो नए युवा वर्ग है, जो 65% लोग इस भारतवर्ष के अंदर युवा है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस बात पे ध्यान दें, जो व्यक्ति आपको बिरादरी के नाम पर, आपके लोकल रहने के नाम पर, या फिर जातिगत किसी भी विश्लेषण के नाम पर आपको चुनाव में ये कह कर के वोट मांगे कि मैं आपकी जाति का हूँ, मैं आपकी बिरादरी का हूँ, ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें। जो व्यक्ति आपसे विकास के नाम पर वोट मांग रहा हो, भाईचारे के नाम पर वोट मांग रहा हो, जो व्यक्ति सभी का सम्मान करना जानता हो, चाहे कितनी भी बिरादरी, 36 बिरादरी कहीं है, कहीं 30 हैं, कहीं 25 हैं, 10 हैं, 8 हैं, उन सब बिरादरी को एक साथ लेकर के चले, ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए। और मैं साथ साथ एक बड़े छोटे शब्दों में कुछ और बात और बता दूं, जो लोग हमें चुनाव में हिंदू मुस्लिम कह के लड़ाते हैं, वो पहले देश का इतिहास पता कर लें। 565 रियासतें मिला करके विभिन्न राज्यों को एक राज्य 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है कि 565 अलग अलग तरीके की रियासतें मिला करके, विचारधारा मिला करके, कल्चर मिला करके, उसमें द्रविड़ भी थे, बंगाली लोग थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, और बहुत सारे पठान थे, सारी बिरादरियाँ थी सब लोग, तो उसमें सब लोग ये थे। तो इनमें सब चीज़ों का मामला क्या है, मैं आपसे यही बता रहा हूँ, ये चीज़ें सोचने की बात है। उन विभिन्नताओं में एक एकता बसती है उस भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में। इन 565 रियासतों का एक भारत है, जिसको हम आपसी भाईचारा, हिंदू जमनी तहजीब बोलते हैं। तो बस मेरा इतना निवेदन है कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके एक बहुत खूबसूरत भारत बनाया है, जिसमें हिंदू जमनी तहजीब, आपसी भाईचारा बना है। वो उसे टूटना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे वो देश का बेस है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आपका हमारे इस वीडियो में होने के लिए। आपने अपने विचार रखे। अब आपके विचारों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर होंगे साथ किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। यदि आप हम मेरे चैनल पर नए हैं और आपने स्पीक अप भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी बात सीधी और साफ। स्पीक अप भारत।